वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज हम इसमें वैदिक सभ्यता करेंगे, ठीक है। और मैं इसमें आपको जो है डिटेल से थोड़ी सी बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपको पूरा समझ में आ जाए। और हाँ, इसमें मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं, हर बार, हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जो वैदिक सभ्यता है ना हमारा, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक पूर्व वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। देखो, जो पूर्व वैदिक सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और जो उत्तर वैदिक सभ्यता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता का निर्माण के लिए आर्य को जाना जाता है। जी हाँ, वैदिक सभ्यता के निर्माण के लिए किसको जाना जाता है? आर्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, आर्य का सामान्य अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। देखो, ये क्वेश्चन जो है वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेपर में कि आर्यों का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है या कुलीन, ठीक है। दोनों में से एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अब देखो, उस वक्त में तो कोई नहीं था, ठीक है। अब हर एक वैज्ञानिक का अपना अलग अलग मत हो गया। मैक्स मूलर यहाँ पे कहते हैं, मैक्स मूलर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ठीक है, पुरातत्व विभाग के। वो कह रहे हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार कि जो आर्य है वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। इनके विचार भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत बार, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य है तिब्बत यानी चीन से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत यानी चीन से आए थे, दयानंद सरस्वती के अनुसार। किन के अनुसार? दयानंद सरस्वती के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। अगर आप थोड़ा अगर आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि जो हमारा भारत का क्रम है ना, वो कहीं ना कहीं उल्टा देखने को मिलता है कि पहले नगरीय सभ्यता आई, पहले नगर बने, फिर उसके बाद गांव बने। तो एक तरफ से थोड़ा सा एक क्रम उल्टा है हमारे भारत का, ठीक है। तो जो हमारे जो है आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी? वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। उनका जो समाज था कैसा था? ग्रामीण समाज, ठीक है। क्या समाज था? गाँव, ग्रामीण समाज था आर्यों की, ठीक है। और उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का समाज जो पितृ प्रधान समाज था। मैंने आपको बताया जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु का समाज था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समाज था, वो मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। अच्छा, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक में क्या अंतर है? ठीक है, मातृ सत्तात्मक वो होता है ना, मातृ सत्तात्मक परिवार वो होता है जिसमें माता के बाद जो जमीन जायदाद सत्ता जो कहते हो आप इसे, वो सत्ता किससे मिलती है? बेटी को या पुत्री को बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन पितृ सत्तात्मक वो होता है जो पिता के बाद सत्ता किसको मिलती है? उसके बेटे को, जो अभी हमारे भारत में प्रचलित में वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके आगे पढ़ो, और इस समय अपने पति के साथ, जो स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो ये सब जितनी बात कर रहा हूँ मैं सभी पूर्व वैदिक की बात कर रहा हूँ, पूर्व वैदिक की। अभी उत्तर वैदिक की मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये सब पूर्व वैदिक की बात है। स्त्रियां इसमें अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, और उस वक्त में पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, आदि ये सब का प्रचलन नहीं था, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, उसमें स्त्रियां अगर उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो स्त्रियों को दूसरा विवाह करने का भी उस वक्त मतलब कि दूसरा विवाह कर सकती थी। तो और दूसरी बात, वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है, दूसरा विवाह भी कर सकती थी और अपने देवर से विवाह भी कर सकती थी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को यानी स्त्री को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमाजू, ठीक है। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। आर्यों द्वारा मुख्य जो पेय पदार्थ सोमरस था, जो आपको बता दूं सोमरस एक भांग का टाइप का पदार्थ था, उसको वो आर्य
उसका ग्रहण करते थे, उसका सेवन करते थे उसका कभी काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। मैंने आपको सिंधु सभ्यता में बताया था, तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार, सिर्फ और सिर्फ मुख्य उनका जो मुख्य व्यवसाय उनका सिर्फ और सिर्फ व्यापार था। लेकिन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इनका था पशुपालन एवं कृषि। क्या था, पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। अब देखो, आर्य जो है प्रिय, आर्यों की जो प्रिय जो पशु है उनका घोड़ा था, ठीक है। और पूजन देवता इंद्र थे। एक्चुअली में क्या, एक्चुअली में जो जितने वैदिक काल में जितने भी लोग हुए, वैदिक सभ्यता हुई, ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, ठीक है, आदि को पहले स्टार्टिंग में पूजते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जो है इंद्र भगवान को पूजना स्टार्ट कर दिया। देवी देवताओं, शिव भगवान, ये सब इंद्र भगवान में इनका मान्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी और इन भगवानों को इन्होंने पूजना शुरू कर दिया, ठीक है। और सबसे अधिक मान्यता पूर्व काल में जो है इंद्र भगवान को दी गई। किसको दी गई, इंद्र भगवान को दी गई। इन्होंने सबसे अधिक मान्यता इन्होंने इंद्र भगवान को दी पूर्व काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना था। जी हाँ, किसके नाम से, पुरंदर के नाम से। अब पुरंदर का शाब्दिक अर्थ एक बार पेपर में पूछ लिया था कि पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है जो है महलों को तोड़ने वाला, यानी कि बड़े से बड़े महल इनके सामने ध्वस्त हो जाएंगे। अगर मतलब युद्ध का नेता, एक तरफ से नहीं कहा था ना, युद्ध का नेता, तो बड़े से बड़े जो है महलों की या फिर बड़े से बड़े चीज़ को नष्ट करने वाले, इसको इनका नाम पुरंदर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी। आर्य द्वारा खोजी गई वस्तु कौन सी थी, लोहा। और जैसे आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज की, वैसे ही एक बहुत बड़ा, आप एक दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि उनके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया, ठीक है, आर्यों के जीवन में, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्यों का जीवन है वो थोड़ा उसमें परिवर्तन होने लगा, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा को क्या कहा जाता है, तो श्याम अयस्क, ठीक है। और तांबे को लोहित अयस्क। आप एक क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कहीं आप जो है तांबे को आप कर दो जो है श्याम अयस्क, या फिर लोहे को आप कर दो लोहित अयस्क, ऐसा उल्टा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब ध्यान से रखो, लोहे को क्या कहा जाता है, लोहे को कहा जाता है श्याम अयस्क, ठीक है, क्या कहा जाता है, श्याम अयस्क। और तांबे क्या कहा जाता है, तो लोहित अयस्क, ये उल्टा कहा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को, यहाँ पे पणी आएगा, देखो ये पणी, ये वाला, ठीक है, ये पणी। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को ये पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पणी, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य काल में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। देखो उस वक्त तो आप बोल सकते हो जो मुद्रा थी वो बहुत ही कम मात्रा में थी, वो सीमित मात्रा में थी, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी वैदिक काल में। वस्तु विनिमय मतलब इसका मतलब होता है, सपोज डेट अगर मेरे पास गेहूँ है और मेरे को चावल लेना है और आपके पास चावल है और आपको गेहूँ लेना है, ठीक है, तो हम दोनों आपस में वस्तु का अगर आदान प्रदान कर लेंगे, यानी वस्तु, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। तो उस वक्त आर्य काल में वस्तु विनिमय की प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ रखने वाले अग्निदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है, अग्निदेव को। अच्छा, हम कैसे मानते हैं अग्निदेव को, क्यों मानते हैं हम, देखो क्योंकि जो अग्निदेव है ना, ऐसा माना जाता है अगर आप यज्ञ में यज्ञ करते समय अगर कुछ आप अग्नि में जो है डालते हो, तो वो अग्नि उसे डायरेक्ट देवताओं के पास पहुंचा देता है। इसलिए ऐसा माना जाता है, आर्यों का ऐसा माना जाना था कि क्या बोलते हैं, हमारे भगवान और मनुष्य के बीच जो अग्नि है एक मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है, यही एक कारण था मध्यस्थ करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, जैसे सरस्वती नदी है। देखो जैसे आज हम गंगा नदी को पवित्र मानते हैं ना, उस वक्त में जो ऋग्वेद में इसका जिसमें 1028 सूक्त, ठीक है, 10,462 ऋचाएँ हैं लिखे हुए हैं, उस ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, किसको माना गया है, सरस्वती नदी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, ठीक है, अभी तो खैर इंद्र वर्षा का देवता अभी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उस वक्त वैदिक काल में
इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ स्थापित करने वाला कहा था। मैंने आपको बता दिया मध्यस्थ कैसे स्थापित करेगा। अगर जैसे यज्ञ में या फिर यज्ञ होते समय अगर उसमें कुछ भी इंसान डाल देते थे यज्ञ में, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था उन लोगों का कि जो यज्ञ में हमने आग में जो भी चीज़ डाली है वो ये आग हमारे देवताओं यानी इंद्र भगवान के पास या फिर शिव जी भगवान के पास ये चीज़ें उन्हें पहुंचा देंगे वहाँ पे। ठीक है, उनका ऐसा मानना था, इसलिए ये ऐसा मानते थे जो आग है, ठीक है, जो अग्नि है वो एक मध्यस्थ का काम करती है हमारे बीच, भगवान और मनुष्य के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो घो को आकाश का देवता कहा जाता है। ठीक है, ये घो, ये वाला घो है, देखो आप, ये वाला घो है। ठीक है, ये घो को क्या कहा जाता है? घो को आकाश का देवता। ठीक है, किसका देवता? आकाश को। घो को आकाश का देवता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है। किसको? सोम को। अब देखो सोम, मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और सोम को वनस्पति के देवता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर मनुष्य व्यवसाय करने लगे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, फिर जब उत्तर वैदिक काल हमारा आया तो आपको पता होगा कि हमारा जो समाज है चार वर्णों में बट गया। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में हमारा जो है समाज 4 वर्गों में बटा था। ठीक है, इसके बटने के पीछे एक रीज़न था। क्या रीज़न था? जैसा आपको पता है कि जो है पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो हमारे भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, और आपको पता होगा उससे पहले जो हमारे भारत में तांबा, ठीक है, तांबा था जो कि जो लोहे से काफ़ी जो क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि लोहे के बराबर मजबूत नहीं था वो। ठीक है, जैसी लोहे की खोज हुई लोहा एक बहुत बड़ी परिवर्तनशील, यानी अपने समाज में परिवर्तनशील करने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया, और एक हमारे समाज में बहुत बड़े परिवर्तन हुआ, जिससे कि जो चारों तरफ धनी वर्ग उत्पन्न होने लग गए। ठीक है, और जब धनी वर्ग उत्पन्न होने लग गए तो जो 2 जाति थी, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, इन दोनों जाति ने अपने अपने कुल को उठाने के लिए आपस में ही लड़ने लग गए। ठीक है, आज आपस में लड़ने लगे तो यहीं से हमारा जो है धर्म का शुरुआत हो गया, और जो गोत्र नामक संस्था है यहीं से शुरुआत, इस वजह से यहाँ से गोत्र नामक संस्था शुरुआत हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।